नमस्कार 11th क्लास हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि कल की कक्षा में हमने हमारी पाठ्यक्रम की पाठ्य पुस्तिका वेतान के प्रमुख पाठ जिसका शीर्षक दिया गया है लता मंगेशकर गायिका का अध्ययन किया, जिसके लेखक कुमार गंधर्व हैं, जो स्वयं गायन के क्षेत्र में महारत हासिल कर चुके हैं और गायकी के क्षेत्र में लता मंगेशकर जैसे व्यक्तित्व से वो बहुत ज्यादा प्रभावित भी हो चुके हैं। लता मंगेशकर के गायन का स्वर जब इनके कानों में घुलने लगा तो इन्होंने वास्तव में कई देर तक उस गाने की बोल को हृदय से अनुभव किया और जब उसका नाम वहां पर उच्चारित किया गया कि गायिका कौन है, लता मंगेशकर, तो उन्हें उसी समय उन लता मंगेशकर के पिता दीनानाथ मंगेशकर की याद हो आई। बिल्कुल वही गायकी के जो गुण हैं वो उनकी पुत्री में भी झलकते थे। कुमार गंधर्व ने ये माना है कि वास्तव में कई लोगों का ये मत है कि लता मंगेशकर ने श्रृंगार परक गाने अधिक गाए हैं और करुण रस के गानों के साथ उन्होंने पूरी तरह से न्याय नहीं निभाया है। तो इसके संदर्भ में भी उन्होंने अपना मत भी ये प्रकट किया कि वास्तव में हाँ, ये लता का दोष नहीं है बल्कि ये दोष है बिल्कुल संगीत के दिग्दर्शकों का, जिन्होंने उस समय लता मंगेशकर को जिस प्रकार की परिस्थितियों और जिस प्रकार के शब्दों के क्रम को उन्हें संभलवाया था, उसी के क्रम को उन्होंने स्वरों, लय, सुर, ताल में संजो करके दर्शकों और श्रोताओं के समक्ष उपस्थित किया। वास्तव में उनका ये गायन 3-4 घंटे बैठ करके शास्त्रीय गायन का आनंद लेने वाले के बराबर माना गया है। यानी 2-3 मिनट के उस गाने में वास्तव में शास्त्रीय संगीत के 3-4 घंटों में मिलने वाले आनंद की तुलना की जा सकती है। वो मानते हैं कि लता मंगेशकर के गायन में कौन-कौन सी खासियत है। एक तो उनकी कंठ की मधुरता है और गायन की मुग्धता है, मीठा स्वर है, कोमलता है ना? और जितना श्रृंगार परक रस लता के गानों में दिखाई देता है, उतना किसी और के गायन में दिखाई नहीं देता। हालाँकि उन्होंने गायकी के क्षेत्र में मशहूर गायिका नूरजहां का भी जिक्र किया है, लेकिन वो मानते हैं कि नूरजहां से भी इस कला क्षेत्र में और ज्यादा निखर करके जो सामने आई हैं वो है लता मंगेशकर। उन्होंने माना है कि लता मंगेशकर वास्तव में जिस प्रकार से यहाँ कोई एक कंकाल रख दिया जाए और कैनवास पर उसी कंकाल के ऊपर सुसज्जित एक व्यक्ति के चित्र को उकेरा जाए, उन दोनों में जैसा अंतर है वास्तव में वही अंतर यहाँ पर शास्त्रीय गायन और लता के द्वारा सजाए गए स्वरों में किया जा सकता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और पता करते हैं कि वास्तव में कुमार गंधर्व लता की इस गायकी से इतने प्रभावित क्यों थे और उन लता मंगेशकर के गायन में और ऐसी क्या खासियत थी कि आज वो बेजोड़ हैं, यानी उनके जोड़ का यहाँ कोई भी दूसरा गायक दिखाई नहीं देता। संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान मानना पड़ेगा। वो मानते हैं कि ऐसा लगता है जैसे खानदानी जो गायक होते हैं, जिनको ये गायन का जो गुण है वो आनुवंशिक तौर पे मिलता है, उत्तराधिकार के तौर पे मिलता है, लता उस क्षेत्र में अव्वल रहने वाली हैं। क्या लता 3 घंटे की महफिल जमा सकती है? ऐसा संशय व्यक्त करने वालों से मैं एक प्रश्न पूछता हूँ कि क्या कोई पहली श्रेणी का गायक 3 मिनट की अवधि में चित्रपट का कोई गाना इतनी कुशलता और रसमय तरीके से गा सकेगा? नहीं। यह प्रश्न का उत्तर उन्हें ही देना पड़ेगा, क्योंकि खानदानी गवैयों का ऐसा भी दावा है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों की अभिरुचि क्या हो गई, बिगड़ गई। यानी वो शास्त्रीय गायन में इतना ध्यान नहीं देते हैं, इतना रुझान नहीं दिखाते हैं, बल्कि चित्रपट का क्या अर्थ है? जिसे फिल्म के अंदर फिल्मांकन के तौर पे दिखाया गया ऐसा गीत, ठीक है ना? जिसे बहुत बड़े पर्दे पर उपस्थित किया जाए, ठीक है? तो चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए, ऐसा आरोप लगाया जाता है। यानी जिस तरह से बड़ी-बड़ी फ़िल्मों के अंदर 2-3 मिनट के अंदर जो गाने वहाँ पर फ़िल्मांकित किए जाते हैं, उन्हीं के कारण आज ऐसा दृश्य उपस्थित होता है कि शास्त्रीय गायन में 2-3 घंटे तक आनंद लेने वाला जो आनंद है, वो मात्र 2-3 मिनट के इस गीत में ही दिखाई देने लग जाता है। तो लेखक कहते हैं, मैं ऐसा समझता हूं कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किए बल्कि सुधार दिए हैं। ये विचार
पहले ही व्यक्त किए हैं और उनकी पुनरुक्ति नहीं करूंगा। जब इन्होंने शास्त्रीय गायन और चित्रपट संगीत दोनों में अंतर स्थापित किया था, उसी समय इन्होंने अपना पक्ष रख दिया था कि वास्तव में 3-4 घंटे बैठ करके उस शास्त्रीय गायन की क्लास को लेकर के जो आनंद व्यक्ति अनुभव करता है, वही का वही आनंद 2-3 मिनट के चित्रपट संगीत को सुन करके उसे प्राप्त हो सकता है। शास्त्रीय गायन में लोग जो हैं बोरियत का अनुभव करते हैं, नीरसता का अनुभव करते हैं, लेकिन चित्रपट के गायन में वहां पर जो है उस पूरी परिस्थिति को उस फिल्म में एक दृश्य के अंदर उजागर करके दिखाया जाता है, तो जो श्रोता है या दर्शक है वो वास्तव में उससे भाव विभोर हुए बिना रह ही नहीं सकता है। ऐसा लेखक कुमार गंधर्व का भी मानना है। वो ये कहते हैं कि सच बात तो यह है कि हमारे शास्त्रीय गायक बड़ी आत्मसंतुष्ट वृत्ति के हैं, यानी जितना सुख खुद को मिल सके, जितना सुख खुद को मिल सके, जितनी संतुष्टि खुद की आत्मा को मिल सके, बस वैसी आदत वाले ही कौन है? शास्त्रीय गायक। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने अपनी हुक्मशाही स्थापित कर रही है, मानो उनके जैसा कोई दूसरा शास्त्रीय गायक हो ही नहीं सकता। यानी अपने आप को उन्होंने इस शास्त्रीय हुकूमत का अपने आप को एक हुक्मशाही बना रखा है। शास्त्र शुद्धता के कर्मकांड को उन्होंने आवश्यकता से अधिक महत्व दे रखा है, लेकिन चित्रपट संगीत के द्वारा लोगों की अभिजातीय संगीत से जान पहचान होने लगी है। अभिजातीय मतलब जो आधुनिक है, उनकी चिकित्सक और चौकस वृत्ति अब बढ़ती जा रही है। यहाँ पर क्या मतलब है कि शास्त्रीय गायन अपनी पुरानी उसी ढर्रे पर चल रहा है, उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, लेकिन चित्रपट संगीत में आधुनिकता के आधार पर वहां कुछ परिवर्तन जो है लाजमी है, और यही कारण है कि चिकित्सक के तौर पे चौकस वृत्ति रखते हुए, चौकन्ना रहते हुए अब जो है उसमें और थोड़ी थोड़ी काट छाट की जा रही है। केवल शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें तो चाहिए सुरीला और भावपूर्ण गाना। और यह क्रांति चित्रपट संगीत ही लाया है, यानी फिल्म के अंदर फिल्मांकित किया गया जो गीत है वही जो है ऐसी क्रांति लाया है। हम आज भी वर्तमान में भी इस चीज को देखते हैं कि हमारे जो माता पिता या हमारे जो दादा दादी के समय, यानी जो बुजुर्गों के समय जो गीत गाए जाते थे वो लगभग 5 से 7 मिनट के भीतर की अवधि के होते थे, लेकिन आज यही चित्रपट संगीत का जो समय है वो एक गीत के तौर पे मात्र 2.5 से 3 मिनट का रह गया है। पहले जिस गायकी में हम गायन के बोल को हृदय से अनुभव किया करते थे, वहीं आज उसके बीच में जो रिदम दी जाती है, जो संगीत दिया जाता है, उसके महत्व को बढ़ा दिया गया है, चाहे भाव किसी भी शब्दों में और स्वरों में संजोए गए हों, इससे हमें मतलब नहीं रहता। तो कहने का मतलब ये है कि चित्रपट संगीत ने जो है शास्त्रीय शुद्ध और नीरस गाने की अहमियत को कम कर दिया है, बल्कि श्रोता जो सुरीला और भावपूर्ण गाना मांगते हैं वह गाना जो है उन्हें चित्रपट संगीत में ही प्राप्त हो सकता है। चित्रपट संगीत समाज की संगीत विषयक अभिरुचि में प्रभावशाली मोड़ लेकर आया है, और चित्रपट संगीत की इस लचकदारी यानी जिसमें आसानी से बदलाव आ जाए, जो बदला जा सके, जो किसी दूसरे आकार में ढाला जा सके, उसका एक और ये सामर्थ्य है, ऐसा मुझे लगता है। यानी एक उसके अंदर ये गुण है कि वो लचकदार होता है, यानी उसमें समय के साथ साथ परिवर्तन भी आजमाए जा सकते हैं। ये एक और गुण उन्होंने, कुमार गंधर्व ने चित्रपट संगीत का हमें बताया है। उस संगीत की मान्यताएं, मर्यादाएं, झंझटें सब कुछ निराली है। चित्रपट संगीत का तंत्र ही अलग है, यहाँ नवनिर्मित की बहुत गुंजाइश है। जैसा शास्त्रीय राग दरबारी का चित्रपट संगीत दिग्दर्शकों ने उपयोग किया, उसी प्रकार राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली आदि प्रदेश के लोकगीतों के भंडार को भी उन्होंने खूब लूटा। यह हमारे ध्यान में रहना चाहिए। यानी जो शास्त्रीय राग दरबारी हैं, उन्होंने क्या किया है, जो संगीत के दिग्दर्शक लोग हैं उन्होंने शास्त्रीय राग दरबारियों के गीत, चित्रपट संगीत के गीत, यहाँ पर राजस्थानी, पंजाबी, बंगालियों के लोकगीत, इन सारे भंडारों को खूब लूटा है, अर्थात उनमें से कुछ ना कुछ नई नई चीजें ग्रहण की है, और उन चीजों को किसमें अपनाया है? चित्रपट संगीत में अपनाया है, जिसकी वजह से वो इतना अधुनातन दिखाई देता है।
यह हमारे ध्यान में रहना चाहिए। जिस तरह से धूप का कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीत, ठीक है, रुक्ष और निर्जल राजस्थान में पर्जन्य की याद दिलाने वाले गीत, पहाड़ों की घाटियों खोरों में प्रतिध्वनित होने वाले पहाड़ी गीत, ऋतु चक्र समझाने वाले और खेती के विविध कामों का हिसाब लेने वाले कृषि गीत, ये समस्त जो गीत हैं या ब्रज भूमि में समाविष्ट सहज मधुर गीतों का अतिशय मार्मिक और रसानुकूल प्रयोग किसमें किया? चित्रपट संगीत के क्षेत्र के में प्रभावी संगीत के दिग्दर्शकों ने किया है। यानी किसी लोक धुन से भी अच्छा अगर मिलता है तो उसको भी अपनाया। चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे वो पहाड़ी इलाकों का हो, जिस लोकगीत में जो चीज उन्होंने ग्रहण की वो जितनी अच्छी लगी उतनी ही अच्छी तरीके से उन्होंने चित्रपट संगीत के अंदर उसको ढाल करके श्रोताओं के समक्ष परोसा है। थोड़े में कहूं तो संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है, यानी बहुत ज्यादा विस्तृत है। वहां अब तक अलक्षित, असंशोधित, अदृष्टिपूर्व ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते आ रहे हैं। फलस्वरूप चित्रपट संगीत जो है दिनों दिन अधिकाधिक विकसित होता जा रहा है। ऐसे इस चित्रपट संगीत क्षेत्र की लता अनभिषिक्त, अनअभिषिक्त यानी जिस बेजोड़, जिसका कोई दूसरा तोड़ ना हो, यानी जिसे अपन कह सकते हैं बादशाह, है ना, वो इस क्षेत्र की सम्राज्ञी यानी सम्राट मानी जाती है, जिसे बेताज बादशाह कहा जाए। और भी कई पार्श्व गायक गायिकाएं हैं, पर लता की लोकप्रियता इन सभी से कहीं ज्यादा है। उनकी लोकप्रियता के शिखर का स्थान अचल है, यानी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो वहां जाकर के उस स्थान को थोड़ा भी हिला पाए। रिकॉर्ड को तोड़ना तो दूर की बात है। बीते अनेक वर्षों से वह गाती आ रही हैं, फिर भी उनकी लोकप्रियता अबाधित है। गा रही हैं लेकिन फिर भी उनकी लोकप्रियता यानी जो फेम है, उनकी जो पब्लिसिटी है वो अबाधित है, यानी किसी तरह की उसमें अभी तक कोई बाधा नहीं आई है। लगभग आधी शताब्दी तक जन मन पर सतत प्रभुत्व रखना आसान काम नहीं है। ज्यादा क्या कहूं, एक राग हमेशा टिका भी नहीं रहता। भारत के कोने कोने में लता का गाना जा पहुंचे, यही नहीं परदेश में भी उनका गाना सुनकर लोग पागल हो उठे। क्या यह चमत्कार नहीं है? यह वास्तव में चमत्कार है और हम इसे प्रत्यक्ष देख भी रहे हैं। ये बात तो हम खुद अनुभव करते हैं कि लता मंगेशकर जो आज इतनी उम्र में आकर के, ये इतनी बुजुर्गियत में आकर आने के बाद भी इतना सुरीला कंठ लेकर के उस गीत को गाती हैं कि सभी जो है उसके भीतर भाव विभोर हो जाते हैं। तो यहाँ चाहे वो बच्चा हो, चाहे कोई अलहड़ युवती हो, चाहे कोई नौजवान हो या फिर कोई वृद्ध हो, हर किसी के मन के भावनाओं को संजो करके अपने स्वरों में ढाल करके इसे जन जन तक पहुंचाने का कार्य हमारी इसी गायिका ने किया है। तो ये ऐसा कवि, ये लेखक जो है कुमार गंधर्व कहते हैं कि ऐसा कलाकार कई शताब्दियों में शायद एक ही पैदा होता है, और ऐसा कलाकार आज हम सभी के बीच है, उसे हम अपनी आंखों के सामने घूमता फिरता देख रहे हैं। यह हमारा कितना बड़ा भाग्य है। भाग्य नहीं कहा जाएगा बल्कि इसे सौभाग्य की संज्ञा दे दी जाए तो ज्यादा उचित रहेगी। यानी हमारे भारत देश में कई ऐसे व्यक्तित्व संपन्न हैं, चरित्र, जिनके कारण हमारे भारतवर्ष का जो नाम है वो वास्तव में इतना इतना चरम तक पहुंच रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वास्तव में लता मंगेशकर के विषय में कुमार गंधर्व ने जो अपनी राय व्यक्त की है, उस राय में हम भी अपनी थोड़ी सहमति मिश्रित करना चाहेंगे, क्योंकि लता मंगेशकर के गायन को सुन करके ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई भी श्रोता नहीं है, ऐसा कोई भी चरित्र नहीं है जो उसमें अपनी छवि को, अपनी भावनाओं को महसूस ना करने लगे। चाहे वो पुरानी फिल्मों के गीत हों, चाहे वो नवीन फिल्मों के गीत हों, कहीं ना कहीं अधुनातन तकनीक को अपनाते हुए आज की पीढ़ी के अनुसार उन्होंने जो जो गाने गाए हैं, वो वास्तव में वो पीढ़ी ना केवल सुनती है बल्कि उससे
रस, उसके रस से, उसके आनंद से बहुत आनंदित भी होती हैं। तो यहाँ मुख्य रूप से लता मंगेशकर के गायन का जो अंदाज है उसके बारे में बयान किया गया है, बताया गया है कि शास्त्रीय गायन और लता के गाने में क्या अंतर है। बताया गया है कि लता ने जो चित्रपट संगीत गाए हैं उसमें श्रृंगारपरक गाने अधिक है, करुणाजनक गाने कम है। कारण भी यही है कि इसमें लता का कोई दोष नहीं, बल्कि संगीत के जो दिग्दर्शक हैं, म्यूजिक कंपोज करने वाले हैं, म्यूजिक प्रोड्यूस करने वाले हैं, वो सारे जो लोग हैं वो लता से जिस चीज की अपेक्षा रखते हैं, लता उन्हीं अपेक्षाओं के आधार पर उस गाने को उसी सुर लय ताल में संजो करके उपस्थित कर देती है। यानी ये मात्र उस गीत की अलंकारिता पर ध्यान नहीं देते, बल्कि उस गीत की मिठास और गीत की कोमल भावनाओं की ओर ध्यान देते हैं, जो श्रोताओं के हृदय तक पहुंचती है, और न केवल पहुंचती है बल्कि उनके हृदय में अपना एक अन्यतम स्थान भी बना लेती है। कुछ ऐसे ही गीत लता ने भी गाए हैं। यहाँ लेखक ने हमारे समक्ष एक बात ये और बताई है कि संगीत के क्षेत्र में जो शास्त्रीय गायन है वो वास्तव में बहुत अच्छा है। चित्रपट गायन ने तो लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं, लेकिन हम इस कथन से बिल्कुल भी सहमत नहीं है, क्योंकि जो गीत हैं वो इतने सुंदर तरीके से, क्योंकि देखो समय की मांग होती है परिवर्तन, जो परिवर्तन के साथ ढलता जाता है उसकी जीवनावधि लंबी हो जाती है, और जो परिवर्तन के साथ ढलता नहीं है बल्कि एक जगह जस का तस बना रहता है, उसे या तो उखाड़ फेंका जाता है या वहीं पर छोड़ दिया जाता है। तो चित्रपट संगीत ने अपने भीतर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इस तरह का परिवर्तन अपनाया है, जिसके कारण आज यह चित्रपट संगीत जो है लाखों दिलों की धड़कन बनकर गूंज रहा है। तो इस प्रकार यहाँ लता मंगेशकर के गायन से हम सभी परिचित भी हुए, और कुमार गंधर्व ने यहाँ इस बेजोड़ व्यक्तित्व संपन्न महिला से हमें न केवल परिचित कराया बल्कि इसकी गायकी का कायल भी बना दिया। तो देखिए, लेखक ने पाठ में गानपन का उल्लेख किया है। गानपन पाठ के संदर्भ में बताएं कि आपके विचार में इसे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है। देखिए बेटा, गानपन यानी गाना गाने का तरीका। गानपन क्या होता है? गाना गाने का तरीका, यानी आप किसी भी गाने को किस ढंग से उसके रूप में जो है ढाल करके लोगों के समक्ष उपस्थित कर सकते हो। ठीक है ना? यानी गायन को कुछ निर्धारित नियमों के अंदर ही गाया और बजाया जाता है। ठीक है ना? ये जो गानपन है, ये गानपन गीत के भीतर होना आवश्यक है। तो इसमें यहाँ कुछ गानपन गानपन यानी संगीत से संबंधित या गीत गाने से संबंधित कुछ विशेषताएं हैं जो लता मंगेशकर के भीतर लेखक कुमार गंधर्व ने भी अनुभव की है, और उन विशेषताओं को उल्लेख करते हुए बताएंगे कि वास्तव में हम जो है इस बात से सहमत हैं, क्योंकि गानपन के लिए अभ्यास तो उतना ही आवश्यक है, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना या अभ्यास के बिना किसी भी कार्य में एक प्रवीणता और दक्षता हासिल नहीं की जा सकती। जहां तहां ये कुछ बातें जो है आनुवंशिकता से भी जोड़ करके दिखाई जाती हैं, उत्तराधिकार से भी जोड़ करके दिखाई जाती हैं, लेकिन यहाँ उत्तराधिकार और आनुवंशिकता के आधार पर इसको हम कसौटी पर कसकर नहीं बता सकते, क्योंकि जब तक आपके भीतर अभ्यास करने की आदत नहीं होगी तब तक आप उसमें पारंगतता हासिल नहीं कर पाएंगे। लेखक ने लता की गायकी की किन विशेषताओं को उजागर किया, और आपको लता की गायकी में कौन सी विशेषताएं नजर आती हैं? लगभग दोनों ही एक जैसी हैं। लता जो कोमल और मधुर स्वर वाली है, जिसके अंदर कंठ की मधुरता है, गायन की कुशलता है, और साथ साथ में मुग्धता है। मुग्धता यानी दूसरों को आकर्षित करना। और लता मंगेशकर ने जो चित्रपट संगीत गाए हैं, चित्रपट संगीत में अलंकारिता या मात्र बाहरी बनावटी दिखावे को विशेष स्थान नहीं दिया गया है। कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो वास्तव में लता की गायकी में उजागर होती हैं, और ये लता को एक विशिष्ट जो व्यक्तित्व है वो प्रदान करती है। लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया है, जबकि श्रृंगार परक के गाने बड़े उत्कर्ष से गाए हैं। हम इस कथन से सहमत नहीं हैं, क्योंकि संगीत के दिग्दर्शकों ने जिस हिसाब से लता से मांग की, उस हिसाब से लता ने उन गानों को संगीत में ढाल करके श्रोताओं तक पहुंचाने का प्रयास किया है, जिसमें वो काफी हद तक सफल भी रही हैं। क्योंकि लता के समक्ष जो श्रृंगार परक गाने अगर अधिक उपस्थित किए गए हैं, तो उन श्रृंगार परक गानों को गाने और श्रृंगार परक गानों से रस की अनुभूति करने या आनंद की अनुभूति प्राप्त करने
के साथ साथ लता ने करुण रस के गानों को भी उतना ही तल्लीनता और एकाग्रता के साथ गाया है। उनके साथ भी पूर्णतः न्याय किया है, ताकि जो छोटी कक्षा में इस तरह के जो गायन है, करुण रस से संबंधित गायन है, उस गायन में भी व्यक्ति जो है अपनी ही पीड़ा, अपने दुख, अपने संताप को भी महसूस कर सके और उसे लगने लग जाए कि वास्तव में ये गीत किसी और का नहीं बल्कि कुछ हमारे ही जीवन का एक परिदृश्य है जो हमारे सामने उजागर हो रहा है। तो जो श्रोता है वो उससे भी प्रभावित हो सकता है। ऐसे कई उदाहरण हैं जैसे लता ने गाए हैं, जिसमें देशभक्ति वाला गीत ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, ये पूर्णतया सार्थक साबित होता है। संगीत का क्षेत्र विस्तीर्ण है। अब वहां तक अलक्षित, असंशोधित, अदृष्टिपूर्व ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, जबकि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। इस कथन को वर्तमान फिल्म संगीत के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। वास्तव में संगीत का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, क्योंकि संगीत का क्षेत्र जो है, जिसमें पहले के समय में इतने दीर्घ और लंबे गीत गाए जाते थे, जिसमें जो भावों को उद्गारित करने का तरीका था वो भी बिल्कुल विशेष था। लेकिन अब धीरे धीरे में इनमें संशोधन किया जा रहा है, क्योंकि फिल्म के अंदर जिस तरह से चित्रपट संगीत को वहां पर फिल्मांकन के साथ दर्शाया जाता है, वहां इस तरह के परिवर्तनों को लेकर के आगे बढ़ना लाजमी भी है। क्योंकि एक स्थान पर बिल्कुल नीरसता के साथ, जड़ता के साथ आप अगर उस चीज को परोसोगे तो उसमें आनंद और रस की तो अनुभूति कोई भी नहीं कर पाएगा। इसी कारण से कि जो चित्रपट है, चित्रपट का उपयोग जो है लोग करते आ रहे हैं। चित्रपट संगीत ने लोगों को कान बिगाड़ दिए हैं। अक्सर ये आरोप लगाया जाता है, कुमार गंधर्व की राय और अपनी राय लिखिए। तो कुमार गंधर्व ने तो ये माना है कि चित्र नहीं, कुमार गंधर्व जो है लोगों की बात के विषय में कहते हैं कि संगीत ने लोगों को कान बिगाड़ दिए हैं। क्यों बिगाड़ दिए? क्योंकि वो शास्त्रीय संगीत को सुनना ही नहीं चाहते, वो तो सिर्फ चित्रपट संगीत की ओर अपना आकर्षण और रुझान दिखाते हैं। लेकिन कुमार गंधर्व ने भी इस चीज को यहाँ पर स्वीकार नहीं किया है। वो मानते हैं कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़े नहीं बल्कि सुधार दिए हैं, क्योंकि जहां जहां अद्यतन अद्यतन जानकारी होने के साथ साथ इसमें थोड़ा बहुत फेरबदल और जो बदलाव है वो संस्कारित होना चाहिए था, उसे चित्रपट संगीत ने अपने भीतर अपनाया भी है और समय के साथ साथ उस बदलाव को स्वीकार भी किया है। और लोगों को ये चित्रपट संगीत शास्त्रीय संगीत की बजाय और भी ज्यादा रसिकतापूर्ण और आनंदपूर्ण दिखाई देने लगा और उसमें वो आनंद की अनुभूति भी करने लगे। शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत दोनों के संगीतों का महत्व का आधार क्या होना चाहिए कि वो स्वांतः सुखाई या आत्म सुख संतुष्टि के लिए नहीं हो, बल्कि वो परंतः सुखाई और पर संतुष्टि के लिए होने चाहिए, है ना। लेकिन शास्त्रीय संगीत में ऐसा नहीं है, वो अधिकतर आत्म संतुष्टि के लिए गाए जाते हैं। तो कुमार गंधर्व के संबंध में राय है कि जो संगीत है वो वास्तव में ऐसा होना चाहिए जो आत्म संतुष्टि देने लायक तो है ही, लेकिन पर संतुष्टि, पर हृदय संतुष्टि और परांतः सुखाई, यानी दूसरों को भी सुख की अनुभूति करवाने लायक हो। तो इस प्रकार आज की कक्षा में हमने लता मंगेशकर के द्वारा गाए गए गीतों की गायकी, उनके प्रमुख हुनर के विषय में जानकारी हासिल करी और कुमार गंधर्व जो इस पाठ के लेखक हैं उनके विषय में भी जानकारी प्राप्त करी कि वो लता मंगेशकर की बेजोड़ गायकी से किस तरह से प्रभावित हुए थे। और इसे हमने भी पढ़ा है तो उसके ज्ञान का लाभ हमें भी मिला है। धन्यवाद आप सभी का इस क्लास में शामिल होने के लिए। कल या अगले क्लास में हम फिर से एक नया लेसन लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए घर पर सुरक्षित ढंग से अपने अध्ययन को सुचारू रूप से जारी रखें और जो जो आपने यहाँ पर पाठों से संबंधित जो वीडियो देखे हैं उनसे कुछ ना कुछ जानकारी प्राप्त करके स्वयं को लाभान्वित बनाने की कोशिश करते रहें। धन्यवाद बेटा आप सभी का।